फिजिकल जियोग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें पढ़ने वाले हैं भूकंप और सुनामी। तो पृथ्वी के भूपटल के अंतर्गत बाह्य बलों या प्राकृतिक कृत्रिम कारणों से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का परिचय है इसमें कि पृथ्वी के जो भूपटल हैं, तो पृथ्वी के भूपटल में आंतरिक और बाह्यजात बलों या प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। इसे भूपटल में कंपन अथवा उस लहर के रूप में जाना जाता है जो धरातल से नीचे अथवा ऊपरी चट्टानों में लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति या संतुलन की दशा में क्षणिक अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। तो भूकंप कहते हैं, भूकंप क्या करता है कि भूपटल पर कंपन उत्पन्न करता है और लहर के रूप में जाना जाता है। ये धरातल के नीचे अथवा धरातल के नीचे जो चट्टान होती है उनमें लचीलापन होता है या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति जो भी दशाएं बनती हैं उसको उनमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भूपटल में असंतुलन की दशा का परिचायक है कि भूपटल जो ऊपरी सतह है उसमें असंतुलन आ जाता है और धरातल पर विनाशकारी प्रभावों का जनक होता है, विनाशकारी कंपन उत्पन्न करता है। तो भूकंप का मूल या उत्पत्ति केंद्र उसे फोकस कहते हैं। जैसे तो धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप घटना प्रारंभ होती है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप मूल भूतल से 50 से 100 किलोमीटर नीचे होते हैं। फिर भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थिर वह लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है, अधिकेंद्र कहलाते हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ही एक ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। तो सबसे ऊपर होता है अधिकेंद्र, जहाँ सबसे पहले प्रभाव अनुभव किया जाता है। अब है भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र। तो भूकंप मापी यंत्र इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपी लहरों का अंकन किया जाता है उसे भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। यह एक लघुगणकीय स्केल है जिसका मान 1 से 9 तक अंकित होता है। तो 1 से 9 तक अंकित होता है और इस स्केल पर एक मान में वृद्धि से विमुक्त हुई ऊर्जा से 32 गुना वृद्धि को दर्शाती है। तो एक मान में अगर वृद्धि होती है तो ऊर्जा मतलब 32 गुना वृद्धि को दर्शाती है। फिर है इस सिस्मोलॉजी का भूकंप विज्ञान। तो सिस्मोलॉजी का भूकंप विज्ञान क्या है? तो भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन करने वाला विज्ञान या विज्ञान सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर भूकंपी तीव्रता का मापन। भूकंप की तीव्रता का मापन वर्तमान समय में 2 पैमानों के आधार पर किया जाता है। एक है मार्कोली पैमाना और है रिएक्टर स्केल का पैमाना। तो मार्कोली पैमाना, वर्तमान मार्कोली पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन 1 से 12 तक के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आधार अनुभवात्मक परिप्रेक्ष्य होता है। तो अनुभव के आधार पर होता है ये मार्कोली पैमाना, 1 से 12 तक होता है। फिर रिक्टर स्केल ही इसका प्रयोग भूकंपी परिणाम के मापने के लिए वर्तमान में सर्वाधिक किया जाता है। इस पैमाने का विकास सन 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था और इसमें आने वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से 10 गुना भूकंपी परिणाम को प्रस्तुत करती है। तो आने वाली संख्या है जो पिछले वाली संख्या से 10 गुना भूकंपी परिणाम प्रस्तुत करती है। फिर भूकंप के कारण क्या हैं? भूकंप के कारण तो प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण क्या है भूकंप के? तो प्राकृतिक कारण यानी भ्रंश, भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंश तथा वलन होता है। तो भूभ्रंश क्या है? तो भूकंपीय हलचल होती है तो उसमें भ्रंश तथा वलन होता है। इसका प्रमुख कारण तनाव मूलक या संपीड़नात्मक बल है। तो भ्रंश का कारण क्या है? ये तनाव, या तो तनाव उसमें इस साइड चट्टान जा रही है तो तनाव उत्पन्न हो रहा होगा, या फिर पास आ रही होंगी तो संपीड़न होगा, तो इसके कारण भ्रंश बनते हैं। तनाव मूलक बल है, यह भ्रंशों का निर्माण होता है और जिससे संपीड़क बल के कारण वलन एवं क्षेपण की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका का जुआन डी फूका भ्रंश, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसी के उदाहरण है। फिर ज्वालामुखी क्रियाएं क्या है?
तो ज्वालामुखी भूकंप की क्रिया एक दूसरे से संबंधित है। तो ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप की क्रिया एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप उत्पन्न होता है तथा भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। जितना तेज ज्वालामुखी फटेगा उस हिसाब से भूकंप आएगा। किंतु आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंप की क्रिया के साथ ज्वालामुखी आए, यानी भूकंप आएगा तो जरूर नहीं है कि ज्वालामुखी आएगा। हर जगह ज्वालामुखी नहीं आते हैं। फिर है गैसों का फैलाव। भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप के कारण उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि हो जाती है। गैसें क्या होती हैं, आयतन भाप बनाती हैं और आयतन में वृद्धि कर देती हैं। यह ऊपर की ओर गतिशील होता है, इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर प्लेट वर्तनी। इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में है। तो स्थल भाग है वो कठोर भी है और गतिमान अवस्था में प्लेटें में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक और विनाशात्मक और संरक्षी प्लेटों के सीमांतरों के सहारे, यानी सीमा के सहारे के भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। फिर मानव जनित कारण से, जैसे खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन और अन्य खनन शामिल होते हैं। फिर सड़क, बांध बनाना, जलाशय निर्माण करना, प्रबंधक द्वारा सेलों का विस्फोट किया जाना आदि। तो सेलों यानी पत्थर को तोड़ने के संबंध में विस्फोट किए जाते हैं, तो उससे भूकंप आ सकते हैं। परमाणु विस्फोट, भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि विभिन्न तीव्रता के परिणाम स्वरूप भूकंप को बढ़ावा देते हैं। फिर भूकंप के प्रकार। तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा जाता है। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। ऐसे भूकंपों में भूकंप का मूल धरातल से 50 किलोमीटर तक गहराई में स्थित होता है। तो भूकंप का जो मूल केंद्र है वो 50 किलोमीटर गहराई में स्थित होता है। फिर मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति केंद्र की गहराई में 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। तो इनकी केंद्रों की उत्पत्ति कहाँ होती है, मध्य भूकंप की, तो 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक गहराई में होती है। फिर है गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, जहाँ गहराई में उत्पन्न होते हैं। तो इसके केंद्र की गहराई धरातल से 250 से 700 किलोमीटर के बीच होती है। इसके बारे में अभी विशेष जानकारी का अभाव है। तो सबसे गहरे भी होते हैं जो 700 के मतलब किलोमीटर नीचे बनते हैं। स्थिति के आधार पर भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप, जो सागरों में आते हैं। तो भूकंपी तरंगें। भूकंप की तरंगें भूकंप की उत्पत्ति के समय भूकंप मूल से उठने वाली लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। तो भूकंप जहाँ शुरू होता है सो उसके बाद यहाँ से लहरें जो चलती हैं ऊपर दिशा में या कहीं भी, तो उसे भूकंप के ठीक ऊपर धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ये तो लहरें उत्पत्ति होते भूकंपी लहरें कहते हैं। सबसे पहले भूकंप के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर जिसे कहते हैं, वहां पहुंचती हैं। भूकंपीय तरंगें पी, एस और एल प्रकार की होती हैं। पी तरंगें, तो पी तरंगें हैं, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। इन तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस में होती है। फिर पृथ्वी सतह पर सबसे पहले पी तरंगें अनुभव की जाती हैं, इसीलिए प्राथमिक तरंगें कहते हैं। एस तरंगें, तो पी तरंग के पश्चात एस तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं और गौण तरंगें भी कहते हैं। प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ होती हैं, पी से कम लेकिन एल से अधिक होती हैं। इनकी तीव्रता पी से अधिक और एल से कम होती है। तो फिर ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, तो केवल ठोस में गति करती हैं और तरल माध्यम में गति नहीं करती। फिर एल तरंगें हैं, इन्हें लव वेव कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया। इनकी गति सबसे पी और एवं एस से कम होती है। इनकी गति कितनी होती है, तो पी एस से कम होती है। अतः एल तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती हैं। इनकी तीव्रता पी एस से अधिक होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब समभूकंपीय रेखाएं।
समभूकंपी रेखा भूकंपी लहरों द्वारा उत्पन्न समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंपी के नाम से जाना जाता है। तो भूकंप की लहरें हैं, तो लहरों से उत्पन्न जो तीव्रता के बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखाएं समभूकंपी रेखाएं होती हैं। रेखाएं अधिकेंद्र से या वृत्ताकार होती हैं। तो जो अधिकेंद्र होता है जहाँ महसूस किया तो उससे वृत्ताकार के रूप में होती हैं भूकंप की लहरें। फिर भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र किसे, तो पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहाँ भूकंप लेखियों द्वारा भूकंपी तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता है, यानी वहाँ भूकंपी तरंगें महसूस नहीं हो पाती हैं, उसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसे भूकंपी तरंगों का संचरण नहीं होता, यानी भूकंप तरंगें वहाँ पहुँचती नहीं हैं। भूकंप के अभिकेंद्र में 105 के भीतर, अधिकेंद्र जो है इसमें 105 के भीतर सभी स्थानों पर P और S तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से 145 के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है। तो 105 से 145 के बीच P और S तरंगें हैं जो वो गति करती हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच अभाव होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में P एवं S के लिए छाया क्षेत्र है। 145 के बाद P तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं, तो 145 के बाद P तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं और S तरंगें यहाँ भी लुप्त रहती हैं। इस प्रकार 105 से 145 के बीच पृथ्वी के चारों ओर P तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे भूकंपी तरंगों को छाया क्षेत्र कहते हैं। तो 105 से 145 के बीच ये तरंगें नहीं दिखती हैं, यानी उसके बाद P तरंगें तो निकल आती हैं लेकिन S नहीं निकलती फिर भी। तो भूकंपी छाया क्षेत्र बनाने का प्रमुख कारण P और S तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है और ठोस अवस्था में है, तो तरल अवस्था में भी है और ठोस अवस्था में, अतः P तरंगों की गति तरल भाग में धीमी हो जाती है और वहीं S तरंगें लुप्त हो जाती हैं। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक होता है, तो S तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो अधिक होता है P की अपेक्षा। भूकंप का विश्व विवरण, तो विश्व में भूकंपों का विवरण उन्हीं क्षेत्रों में समावित है जहां अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थित हैं, जो क्षेत्र कमजोर हैं या अवस्थित रूप में है। भूकंप के लगभग 40% भूकंप क्षेत्र महासागर एवं महाद्वीपों के मिलन बिंदु पर आते हैं। तो 40% भूकंप कहाँ आते हैं, जहाँ महाद्वीप और महासागर के मिलन बिंदु होते हैं। फिर भूकंप क्षेत्र ऐसे इस प्रकार हैं, जैसे नवीन वड़ित पर्वत के क्षेत्र, तो वहाँ भूकंप आएंगे। फिर महाद्वीप और महासागरीय सम्मेलन के क्षेत्र, जहाँ महाद्वीप और महाक्षेत्र मिलते हैं तो वहाँ भूकंप आएंगे। विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र, वहाँ भूकंप आएंगे। फिर दरार भ्रंश की क्रिया वाले क्षेत्रों में भी भूकंप आएंगे, तो दरार भ्रंश में आएंगे, ज्वालामुखी है तो वहाँ आएंगे। फिर इनके महाद्वीप और महासागरीय मिलन बिंदु हैं तो आएंगे। फिर अगर वलित पर्वत हैं तो वहाँ आएंगे। विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां इस प्रकार है, जैसे प्रशांत सागर की पेटी प्रशांत वाले क्षेत्र में कहते हैं, तो इस पेटी में संपूर्ण विश्व के 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ प्रशांत क्षेत्र में 63% भूकंपों का अनुभव है। प्रशांत महासागर के इस विशाल क्षेत्र को अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। तो 63% भूकंप प्रशांत परिधि में आते। इस पेटी के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, सागर और स्थल भागों के मिलन बिंदु। फिर नवीन मोड़, तो इस पेटी में कहाँ सागर और जहाँ स्थल मिलते हैं तो वहाँ पर भूकंप आते हैं प्रशांत में। फिर जहाँ नवीन मोड़दार पर्वत हैं तो वहाँ आते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र प्रशांत में हैं तो वहाँ आएंगे। और 63% प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य सागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। वह मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। मध्य वाली पेटी में यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, फिर भूमध्य सागर, आल्प्स, काकेस जैसे नवीन वलित पर्वत श्रेणियों से होती हुई हिमालय पर्वत और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई है। तो हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्रों में यह पट्टी विषुवत रेखा के लगभग समानांतर है। इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलित मूल तथा भ्रंश मूलक भूकंप है। तो ये संतुलनात्मक भूकंप है और भ्रंशनात्मक भूकंप है। इस क्षेत्र सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र इटली और चीन, एशिया माइनर, बाल्कन प्रायद्वीप, भारत के भूकंप क्षेत्र घाटी
सी में पेटी के अंतर है। फिर इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में भूकंप मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतपादीय क्षेत्रों तक सीमित है। इसका प्रमुख कारण है हिमालय पर्वत की निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर खींच रही है और उसके नीचे क्षेपित हो रही है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग स्थित और दृढ़ स्थल खंड होने के कारण न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय भाग है, वहाँ भूकंप प्रभावित कम क्षेत्र हैं। फिर मध्य अटलांटिक पेटी, इस पेटी का विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होता है। तो मध्य अटलांटिक कटक है जो तो अटलांटिक सागर है तो उसके बीच में सहारे होता है। इसमें भूकंप रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो भूमध्य रेखा है जो तो उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। इस पेटी में भूकंप आने का प्रमुख कारण सागर तल का प्रसार है। तो सागर बढ़ रहा है अटलांटिक, तो इसके कारण है। अब विश्व में भूकंप क्षेत्र के अन्य क्षेत्र कहाँ हैं? तो नील नदी के से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, यहाँ भूकंप आते हैं क्योंकि वो अफ्रीका का भाग एक अलग हो रहा है। फिर अदन की खाड़ी और अरब सागर तक का क्षेत्र, हिंद महासागर के क्षेत्र भूकंप है। भूकंप के प्रभाव क्या है? तो भूकंप को उसकी विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है। यदि भी भूकंप के लिए लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। तो विनाशकारी प्रभाव क्या है? तो नगरों का नष्ट होना और जान माल की हानि। फिर आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेल, पटरी, भवन आदि की क्षति हो जाती है। भूकंप के कारण भूस्खलन होता है। भूस्खलन, बाढ़, आग लग जाना, आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होना। फिर कई बार समुद्री भागों में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। तो तटीय क्षेत्र होते हैं तो वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही होती है और भूकंप आते हैं। तो समुद्री भागों में भूकंप आने और सुनामी आने के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। फिर लाभकारी प्रभाव क्या है इनका? तो भूकंपों से गर्तों का निर्माण होता है, गहरे गड्ढे बनते हैं जिससे जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण हो जाता है। सागर के तलीय भागों में भूकंप क्रिया के कारण निर्मित खाड़ियाँ या प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान मिलता है। तो खाड़ियाँ भी बन सकती हैं और प्राकृतिक बंदरगाह भी बन जाते हैं। फिर भूकंप से उत्पन्न दबाव भ्रंशन के कारण मूल्यवान दुर्लभ खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातलीय क्रिस्ट का निर्माण हो जाता है। जब ज्वालामुखी आता है तो नए धरातलीय क्रिस्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में भूकंप के क्षेत्र कहाँ हैं? तो भारत के हिमालय क्षेत्र के अधिकांश भूकंप आते हैं, हिमालय क्षेत्रों में अधिकांश आते हैं। गंगा के मैदान में भी भूकंप का प्रभाव दिखाई देता है। पिछले वर्षों में दक्षिणी पठार को भूकंप से मुक्त माना जाता था, किंतु 1968 में महाराष्ट्र के कोयना बांध में आए भूकंप ने धारणा गलत सिद्ध कर दी है। भारत के भूकंप क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालयी क्षेत्र, यह क्षेत्र नवीन पर्वत श्रृंखलाओं से नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस क्षेत्र में संतुलन की अवस्था अधिक पुरानी यानी पूर्व नहीं हो पाई है, जिसके कारण निर्माण कार्य अभी जारी है। इस प्रकार भूकंपीय अवस्थाओं के कारण भूकंप आता है तो के कारण इस क्षेत्र में भूकंप का उद्भव होता है। यह भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूकंप का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यूरेशियन और भारतीय प्लेटों का आपस में टकराना है। तो प्लेटें भी टकराती हैं। मैदानी क्षेत्र में भूकंप, तो इस क्षेत्र के अंदर भारत का उत्तर भारत का मैदान भाग आता है। इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग शामिल है। इस क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र की भूगर्भीय घटनाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हिमालय का प्रभाव यहाँ पर तक पड़ जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंपीय घटनाएं प्रेरित होती हैं। फिर दूसरा कारण है मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होना है। इसमें हिमालय से निर्माण के समय ही कई दरारों का विकास हो गया था। जब हिमालय निर्माण हुआ तो यहाँ दरारें पड़ गई थी और दरारों का विकास हो गया था। इन दरारों के सहारे भूकंपों का उद्भव होता है। अब दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र,
तो प्रायद्वीप क्षेत्र संसार की प्राचीनतम और कठोर स्थल हैं, कठोर स्थल खंडों में आते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को संतुलन की दृष्टि से स्थिर माना जाता है तथा उपयुक्त दोनों क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में भूकंपीय घटनाओं का उद्भव कम होता है। इस क्षेत्र में भूकंप प्रायः प्राचीन प्राकृतिक दरारों या भ्रंशों के सहारे उत्पन्न होते हैं। 1968 में कोयना भूकंप, 1993 में लातूर भूकंप का कारण प्राकृतिक दरारें ही थीं। 1968 में कोयना भूकंप, 1993 में लातूर भूकंप, इस प्राकृतिक दरारें थीं। फिर है भूकंपीय जोन। तो भूकंपीय जोन है इसमें, तो जो जोन है अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र 12% क्षेत्र है। भूकंप जोन में सबसे अधिक जोखिम आते हैं इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, केरल, बिहार और निकोबार द्वीप समूह हैं। तो यहाँ भूकंप आते हैं। फिर अधिक जोखिम क्षेत्र है जो अत्यधिक वाला है, फिर ये चौथे नंबर वाला है। तो यहाँ 18% भूकंप आते हैं इसमें। दिल्ली का, सिक्किम, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्र हैं। फिर चौथा के बाद तीसरा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ 27% भूकंप आते हैं। इसमें गोवा, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार, झारखंड वाला क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो पहला और दूसरा इनको साथ में कर दिया गया है। तो पहला और जो दूसरा है वो 43 देश के अन्य क्षेत्रों में यहाँ भूकंप आते हैं। तो इस तरह है कि जो सबसे ज़्यादा भूकंप वो 12% क्षेत्र पे आता है, फिर उससे कम 18% क्षेत्र पे आता है, उससे कम 27% क्षेत्र पे आता है, और जो पहला और दूसरा वाला क्षेत्र है वो अन्य स्थान आ जाते हैं, वो 43% है। अब है सुनामी। तो सुनामी भूकंप के प्रभाव से सागरी भागों में उत्पन्न होने वाली ऊंची तीव्र गति की लहरों को सुनामी कहते हैं। तो भूकंप का प्रभाव पड़ता है, उससे सागर में ऊंची लहरें आती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अंग्रेजी का ट्सुनामी शब्द जापानी भाषा के दो भागों टिसु हरबोर्ड यानी पोताश्रय अर्थात तरंगों से बना। सुनामी एक तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है। तो कई सारी तरंगें इस तरह साथ में होती है, तरंगों की श्रृंखला होती है, जो महासागरीय नीतल के निकट अर्थात नीचे के भूगर्भिक परिवर्तन के कारण पैदा होती है। तो नीचे का जो भूतल होता है, भूगर्भ, वहाँ उसमें परिवर्तन होता है, वो परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। उल्लेखनीय है कि जितने भी भूकंप आते हैं सभी से सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती। तो जितने भी भूकंप आते हैं उन सबसे सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती। सुनामी के लिए आवश्यक है कि भूकंप समुद्र सतह के नीचे या समुद्र के पास हो। तो समुद्र के सतह में भूकंप हो तभी यहाँ सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी के कारण क्या है? तो भूकंप कारण है जैसे सुनामी महासागरीय नीतल या भूकंपीय ज्वालामुखी उद्गार से पैदा होती है। या तो नीतल में हलचल होती है और या फिर ज्वालामुखी समुद्र में फटता है तो भी सुनामी आ सकती है। परंतु अधिक सुनामी भूकंपों से पैदा होती है और ये अधिक विनाशकारी भी होती है। जब कभी महासागरीय नीतल पर रिक्टर मापनी के अनुसार 7.5 से अधिक शक्तिशाली भूकंप आते हैं तो नीतल पर बड़े पैमाने पर हलचल होती है। समुद्र की गहराई में जो तल है बहुत हलचल होती है, उससे ऊपर के जल में असंतुलन बिगड़ जाता है। जैसे ही जल का दोबारा अपना संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है वैसी तरंगें पैदा हो जाती हैं और ये तरंगें भूकंप के अधिकेंद्र पर जल के ऊपर उठ जाने से बनती हैं। तो भूकंप के अधिकेंद्र है जो ऊपर, तो उसके ऊपर जल उठता है और उठ जाने से तरंगें आ जाती हैं और सुनामी आती है। अधिकेंद्र से चारों ओर समकेंद्रित वृत्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो जहाँ अधिकेंद्र होता है मतलब तरंगें उठती हैं तो उसके चारों ओर इस तरह से सुनामी आ जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और भूकंप से सुनामी का जन्म होता है। सुनामी उसी स्थिति में पैदा होती है जब भूकंप के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में समुद्री जल में हलचल होती है, यानी ऊपर की ओर
हलचल होती है जब जल में। यह हलचल सागरीय नीतल पर भूकंप भ्रंश या प्लेटों के अभिसरण से भी पैदा होती है। तो भूकंप आएगा तो होगा, या फिर प्लेटें इस तरह दूर दूर जा रही होंगी या प्लेटें पास पास आ रही होंगी, तब भी उत्पन्न हो सकता है। अब ज्वालामुखी उद्गार, सुनामी का कारण ज्वालामुखी भी है। जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी मात्रा में समुद्र का जल विस्तार कर देता है। ये समुद्र का जल इस तरह से बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल जाता है और अतः सुनामी पैदा होती है। 26 अगस्त 1863 को इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू में क्रकताओं यानी ज्वालामुखी फटने से 40 मीटर ऊंची लहरें पैदा हो गई थीं। विद्वानों का मानना है कि 1490 ईसा पूर्व यूनान की मिनोअन सभ्यता का विनाश इसी सुनामी से हुआ, जो एरियन सागर में ज्वालामुखी फटने से पैदा हुई थी। यद्यपि सुनामी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण शक्तिशाली भूकंप यानी 7.5 से अधिक का भूकंप मुख्यतः है भूकंपीय क्षेत्रों से ही आते हैं। तथापि सुनामी का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, यह विश्व के किसी भाग में विनाश लीला कर सकती है। परंतु फिर भी यह देखा गया है कि विश्व के सबसे बड़ा प्रशांत सागर सुनामियों द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है। तो प्रशांत महासागर सबसे अधिक प्रभावित है। इसका कारण है कि प्रशांत प्लेट बड़ी अस्थिर प्लेट है। तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है अस्थिर है। इसके पश्चिम किनारे पर अभिसरण और पूर्वी किनारे पर क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं से भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते हैं मतलब प्रशांत महासागर में, जिससे शक्तिशाली भूकंप ज्वालामुखी उद्गार से सुनामी का जन्म होता है। उदाहरणतः पश्चिमी प्रशांत महासागर की गहरी खाइयों में भूकंप आने से प्राय सुनामी बनती है। तो गहराइयों में क्या है, भूकंप आते हैं। गहराइयों में भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है। अनुमान है कि जब से सुनामी का रिकॉर्ड रखा गया है तब से अब तक जापान के तट को 150 सुनामियों ने प्रभावित किया है। तो जब से सुनामी का रिकॉर्ड है तब से जापान में है 150 सुनामियाँ प्रभावित हैं। इस प्रकार इंडोनेशिया में अब तक 30 सुनामियाँ आ चुकी हैं, जिससे 50,000 से अधिक व्यक्तियों की जान गई है। इसमें 26 जनवरी 2004 की सुनामी शामिल नहीं है। 2004 की सुनामी इसमें शामिल नहीं है। और प्रशांत महासागर में औसतन 2 सुनामी प्रति वर्ष आती हैं। तो 2 सुनामियाँ हर वर्ष आती हैं। और प्रशांत प्लेट के किनारे पर विश्व के 2/3 से अधिक भूकंप आते हैं। तो 2/3 जो भूकंप है वो प्रशांत महासागर में आते हैं। 2/3 भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर अग्नि वलय फिजी, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, रूस, पूर्व तट और अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका तक विस्तृत है। तो ये सारे समुद्र मतलब पश्चिम के किनारे वाले क्षेत्र हैं प्रशांत के। भारत इस अग्नि वलय से बाहर है, अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। परंतु 2004 की सुनामी से स्पष्ट हो गया है कि भारत इस सुनामी के प्रकोप से सुरक्षित नहीं है। सुनामी के प्रभाव क्या हैं? तो शक्तिशाली सुनामी के उद्भव का प्रभाव भयंकर होते हैं। महत्वपूर्ण प्रभाव देखे गए हैं, जैसे जनधन की हानि। सुनामी से तटीय क्षेत्रों में जनधन की अपार क्षति होती है। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की सुनामी से 11 विभिन्न देशों में 2,80,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 2,80,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इससे 2004 की सुनामी से। अतः अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी का नाम दिया गया। फिर 10 लाख से अधिक व्यक्ति बेघर हो गए थे। तो 10 लाख व्यक्ति बेघर हो गए थे। इसके अतिरिक्त अरबों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई। घरों, सरकारी भवनों, रेलों, सड़कों आदि का भारी हानि हुई। फिर भू आकृतिक परिवर्तन। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इतनी शक्तिशाली थी कि इससे कई भू आकृतियों को परिवर्तन हो गया। सुमात्रा के निकट कई छोटे छोटे द्वीप तो पूर्णतः नष्ट हो गए, उनमें बड़े पैमाने पर विकार आ गया। भारत का दक्षिणतम छोइंदा पॉइंट लगभग पूर्णतः नष्ट हो गया। भारत एवं म्यांमारी प्लेट के पास में टकराने से हिंद महासागर में 1200 किलोमीटर लंबा हिंद महासागर गया था। 1200 किलोमीटर लंबा और 150 से 200 किलोमीटर चौड़ा भ्रंश बन गया। तो हिंद महासागर में इतना बड़ा भ्रंश भी बन गया था।
पृथ्वी का घूर्णन 2004 में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप से इतनी ऊर्जा निकली कि पृथ्वी की घूर्णन गति 3 माइक्रोसेकंड तेज हो गई। तो पृथ्वी की गति भी इसने बदल दी, तो 3 माइक्रोसेकंड तक पृथ्वी की गति तेज हो गई थी। और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से 2.5 सेंटीमीटर का विस्थापन हो गया। जो घूर्णन अक्ष पे घूमती थी वो 2.5 सेंटीमीटर विस्थापित हो गई थी। फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। सुनामी के पश्चात बहुत से निम्न तटीय भागों में समुद्र का गहरा जल भर गया, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत ह्रास हुआ। भारत, तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र पर मृदा अपरदन और उर्वरक शक्ति क्षरण हुआ। फिर महासागरीय जीवन। हिंद महासागर में आई सुनामी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 45% प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो गई थीं। तो बहुत सारी जो प्रवाल भित्तियाँ रहती थीं वो नष्ट हो गई थीं, और इस क्षति की पूर्ति 700 से 800 वर्षों तक के समय लगेगा। अगर इस तरह फिर से निर्माण करना है प्रवाल भित्तियों का तो 700 से 800 वर्ष लगेंगे। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में मत्स्यायन को गहरा धक्का लगा। अब सुनामी से संबंधित प्रमुख चेतावनी। तो भूकंप की भांति सुनामी के संबंध में भी कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, परंतु शक्तिशाली भूकंप आने से सुनामी के उत्पन्न होने के संकेत अवश्य मिल जाते हैं। यदि हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी की पूर्व सूचना जन साधारण को मिल जाती तो हजारों व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता था। भारत में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद अपना स्वतंत्र सुनामी पूर्व सूचना स्थापित करने का निर्णय लिए। तो 2004 की सुनामी के बाद भारत ने सूचना तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका विधिवत उद्घाटन उसने 2007 में किया। 2004 के बाद विधिवत उद्घाटन 15 अक्टूबर 2007 में हुआ। इस तंत्र के अंतर्गत महासागरीय नीतल पर आने वाले भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप केंद्र अधिभाग पर दाब रिकॉर्ड या ज्वार भाटा गेज स्थापित किए गए, और इससे रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक शक्ति के भूकंप की सूचना प्राप्त की जा सकती है, और इससे पैदा होने वाली सुनामी का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनामी के बारे में 13 मिनट के अंदर सूचना प्रसारित की जा सकती है। हिंद महासागर में कुल 6 लगाए गए हैं। तो हिंद महासागर में 6 सूचकांक लगाए गए हैं, जिनमें मतलब हिंद महासागर में जो 6 लगाए गए हैं उनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में लगाए गए हैं और 2 अरब सागर में हैं। इस तंत्र की सफल परीक्षण इंडोनेशिया में 12 सितंबर 2007 के भूकंप के समय किया गया, तो परीक्षण भी हो गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8 से 4 थी। इस तंत्र से उपग्रह की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है और आधुनिकतम तंत्र बताया गया है। अब है डार्ट। तो सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए दास तकनीक है। इससे सुनामी में होने वाले प्रभावों व विनाश को सूचना बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सके। फिर इसके 2 भाग होते हैं, सुनामी मीटर और मतलब 2 भाग होते हैं। समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी प्राप्त करता है सुनामी मीटर, ये कितना तीव्रता आई। फिर सिग्नलिंग या कम्युनिकेटिंग यानी दूसरे तक पहुंचाने वाला क्षेत्र है, तो इसमें सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। तो एक है सुनामी मीटर जो तीव्रता का पता लगाता है, और दूसरा है कम्युनिकेशन वाला, तो मतलब जानकारी पहुंचाता है। ज्वालामुखी की क्रिया दो रूपों में संपन्न होती है। धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा आदि के नीचे जमकर शीतल हो जाने की क्रिया है।
तो जब मैग्मा धरातल के नीचे जमकर मतलब इकट्ठा हो जाता है तो इसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाई आदि का निर्माण करते हैं। इस तरह की संरचना बन जाती है। वैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल को डाई का निर्माण। धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रिया इसका अवलोकन ज्वालामुखी धरातलीय दरार प्रवाह के रूप में किया जाता है। तो ऊपर जो आ जाता है उसका भी आकलन किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है? तो ज्वालामुखी के क्रिया में सेलों का पिघलना और ठोस सेलों का तरल रूप में परिवर्तित होना शामिल है। तो ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो जो क्या होते हैं, सेलें पिघल जाती हैं, चट्टानें पिघलती हैं और ठोस सेलें तरल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि या तो पृथ्वी के भीतर तापमान में वृद्धि हो जाए या स्थिर चट्टानों का दाब घट जाए। तो या तो तापमान में वृद्धि हो जाए या फिर दाब घट जाए। तो नीचे की चट्टानें गलनांक से नीचे ही पिघल जाएंगी। तो नीचे की चट्टानें जल्दी पिघल जाएंगी। यानी तापमान में वृद्धि जब होती है जब रेडियो क्षय के कारण पदार्थ स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणें अवमुक्त कर देते हैं। तो तापमान वृद्धि हो जाएगी, जिसके साथ ताप भी वृद्धि हो जाएगी और चट्टानें पिघलने लगेंगी। इसके अलावा दो प्लेटों के मिलन क्षेत्र में घर्षण के अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं वहाँ क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भी सेलों का पिघलाव होता है। कभी कभी धरातल पर दरारों एवं छिद्रों से रिसका नीचे चला जाता है और आंतरिक भागों में तापमान दाब की दशाओं में अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। तो तापमान और दाब की दशा में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अब है प्लेट विवर्तनी की सहायता से ज्वालामुखी उद्गार को आसानी से समझा जा सकता है। तो प्लेट विवर्तनी है, उसकी सहायता से ज्वालामुखी उद्गार को समझना। तुम इस तरह है कि दीपों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया के कारण महासागरीय प्लेट का किसी अन्य महासागरीय प्लेट के नीचे अधिगमन के कारण होने वाले सेलों का पिघलाव है। तो ये जब एक महासागर है तो एक महासागर की प्लेट किसी अन्य महासागर की प्लेट के नीचे चली जाती है तो क्या होता है, ज्वालामुखी का फिर वो प्लेट पिघल जाती है और फिर ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी का तब होता है जब किसी कटक के शीर्ष पर दरार खुल जाती है। तो कोई कटक है, उस वहाँ दरार अगर खुल गई तो इस दरार से नीचे दाब में कमी हो जाती है। दाब कम हो जाता है और दाब जब कम हो जाता है तो दाब की कमी से द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी नीचे की चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघल कर मैग्मा का आयतन ठोस से अधिक होता है। तो पिघले हुए मैग्मा का जो आयतन है वो अधिक हो जाता है और यह पिघलता हल्का भी होता है। तो मैग्मा दरार के सहारे ऊपर लीक होने लगता है, यानी ऊपर आ जाता है मैग्मा। ज्वालामुखी श्रृंखला प्रायः बलित पर्वतों से संबंधित होती है। तो ज्वालामुखी की क्रिया बलित पर्वतों से संबंधित होती है। इसके सहारे ज्वालामुखी गतिविधियों की उत्पत्ति का कारण एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागर की प्लेट के नीचे अधिगमन है। यानी एक महासागर की प्लेट है और दूसरी भी महासागरीय की प्लेट है, तो एक दूसरे के नीचे जब जाती हैं तो अग्रभाग का पिघल कर उसके जो एक भाग है वो पिघल जाता है नीचे जाने के कारण, और एंडीज पर्वतमाला में देखा गया है ऐसे। फिर है ज्वालामुखी गुच्छे एवं ज्वालामुखी रेखाएं भूप्रवाह पिच्छकों के ऊपर निर्मित होती है। ये पिच्छक ऊपर उठते मैग्मा के स्तंभ के स्थायी केंद्र बिंदु हैं। यह उद्गार होते रहते हैं। यदि प्लेट स्थिर है तो यह उद्गार लघु ज्वालामुखी के गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो प्लेट स्थिर है तो लघु, जैसे अफ्रीका में, परंतु यदि प्लेट गतिशील है तो ज्वालामुखी के दोनों ओर के पिच्छ, तो अगर प्लेट गतिशील है तो क्या है, गतिशील प्लेट की तो ज्वालामुखी के दोनों ओर एक पीछे एक रेखा का निर्माण होता है और हवाई श्रृंखला इसके उदाहरण है। ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी के जो प्रकार है उसमें ज्वालामुखी का वर्गीकरण है उद्गार की अवधि के आधार पर और उद्गार के स्वरूप के आधार पर। तो उद्गार की प्रकृति अवधि है, तो उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार के स्वरूप के आधार पर। सक्रिय
सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय होते हैं, सुषुप्त होते हैं और शांत भी होते हैं। और इसमें उद्गार के स्वरूप में केंद्रीय उद्गार होता है और दरारी उद्गार होता है, जैसे हवाई तुल्य, स्टोम्बोली तुल्य और बाल्कैन तुल्य या पिलियन तुल्य। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा, गैस और विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता है। तो लावा होता है जो, तो लावा, गैस और विखंडित पदार्थों से सदैव सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इटली के एटना या स्टाम्बोली एवं मेक्सिको का कोलीमा सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों में उद्गार के पश्चात एक ऐसा शांत काल आ जाता है कि इसे पुनः उद्गार की संभावना नहीं रह जाती, किंतु अचानक ही इसे पुनः उद्गार हो जाता है, तो उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली की विसुवियन या जापान का फ्यूजियामा, तो इटली का प्रसुप्त ज्वालामुखी है और जापान का फ्यूजियामा है। फिलीपींस का मेन प्रस्तुत ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। फिर शांत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ था और जिसके मुख में जल भर जाने से झील का निर्माण हो गया। ईरान में कोह सुल्तान, देवबंद एवं बर्मा में पोपा, अफ्रीका में किलिमंजारो, दक्षिणी अमेरिका में चिम्बोरा जो शांत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह ज्वालामुखी होता है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन यानी ज्वालामुखी के किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाकों को केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। तो ज्वालामुखी होता है तो उसके केंद्र मुख से धमाके के साथ ज्वालामुखी होता है। यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे होता है, जहाँ प्लेटें एक के नीचे प्लेट एक धंसती जाती है तो विनाशात्मक प्लेटों के किनारे होता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे हवाई तुल्य और स्टाम्बोली तुल्य, फिर पिलियन तुल्य, विसुवियन तुल्य। तो ये उदाहरण है, पिलियन तुल्य, स्टाम्बोली तुल्य, हवाई तुल्य। तो इस तरह के ज्वालामुखी हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी एवं विस्फोटक होता है पिलियन तुल्य वाले में। और उदाहरण पश्चिम द्वीप समूह का पीली ज्वालामुखी, सुंडा जलडमरू का काकोटोआ आदि केंद्र ज्वालामुखी हैं। दरारी उद्भेदन क्या है, जहाँ दरार पड़ जाती है। तो जब भूगर्भिक हलचलों से भूकंप पेटी में सेलों में पड़ने वाली दरारों से लावा धरातल पर आता है तो इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। यह रचनात्मक प्लेटों के किनारे सहारे होता है। इस प्रकार के उद्गार क्रेटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे तथा इसे लावा पठारों का निर्माण हुआ था। फिर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत चट्टानी टुकड़े, गैस, राख, तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया से निकलने वाले खनिज पदार्थ तथा चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से ज्वालाखंडित पदार्थ कहते हैं। फिर है गैस तथा जल वाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सबसे पहले गैस एवं जलवाष्प ही क्रिस्टल को एकाएक तोड़कर धरातल पर प्रकट होते हैं। तो जलवाष्प जो है क्रिस्टल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होते हैं, जिससे जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है। ज्वालामुखी जब आते हैं तो उसमें जलवाष्प की मात्रा भी होती है, जिसमें 60 से 90% तक होता है जलवाष्प। जलवाष्प के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें धरातल पर आ जाती हैं। फिर विखंडित पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थों में बारीक ज्वालामुखी धूल कंकड़ों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों तक को शामिल किया जाता है। तो बारीक ज्वालामुखी होते हैं जो, तो इसमें धूल कंकड़ होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों तक को शामिल किया जाता है। आकार एवं बनावट के अनुसार इन्हें निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो
इस तरह से ज्वालामुखी होते हैं, विखंडित पदार्थ निकलते हैं। तो आकार के आधार पर लावा बम कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के बड़ी बड़ी चट्टान के टुकड़े होते हैं। फिर लेपली मटर के दाने या अखरोट के आकार के होते हैं टुकड़े इसमें। फिर टफ यानी राख से बनी चिकनी चट्टानी टुकड़े होते हैं, राख से बने वाले। फिर राख और धूल अत्यंत बारीक और महीन ठोस कर निकलते हैं। फिर प्यूमिस लावा के ठंडे होने से छोटे छोटे ठोस चट्टानी भाग बनते हैं। लावा क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल एवं तप्त मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होता है तब उसे लावा कहते हैं। लावा जब धरातल पर बहता है तो उसे लहर कहते हैं। हल्के पीले रंग का अत्यंत गाढ़े द्रव के रूप में अधिक तापमान पर पिघलने वाला लावा अम्ल प्रधान या एसिडिक लावा के नाम से जाना जाता है। तो गाढ़ा होता है और एसिडिक लावा। जबकि गहरे रंग वाले अधिक भार वाले और पतले द्रव के रूप में स्थित लावा को क्षारीय बेसिक लावा कहते हैं। तो गहरे रंग का होता है जो और अधिक भार वाला होता है, पतला होता है द्रव के रूप में, वो क्षार लावा होता है। यह पतले होने के कारण धरातल पर शीघ्रता से फैलकर ठंडा हो जाता है। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। तो ज्वालामुखी की जो लिस्ट है पढ़ लेते हैं। पहले ज्वालामुखी की लिस्ट, फिर ज्वालामुखी संघों को पढ़ लेंगे। तो विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों में है ओजस डेल सलाडो, एंडीज पर्वत श्रेणी में अर्जेंटीना और चिली देश में है। अर्जेंटीना में है और चिली के देश में है। फिर कोटोपैक्सी है तो एंडीज पर्वत के इक्वेडोर में है। एंडीज पर्वत इक्वेडोर के देश में है। फिर ये गुआल्टेरी है तो ये चिली में था, एंडीज में। फिर लेक्सकर ये चिली में है, एंडीज पर्वत की श्रेणी में। तो एंडीज ही में है इतने सारे। फिर टुपुंग टीटो ये एंडीज की चिली में है। फिर पोपो क्रेटी पिटल मैक्सिको में है। फिर सैग ये इक्वेडोर में है, सैग इक्वेडोर में एंडीज में है। फिर क्यू चैम्किया रूस में है। फिर प्यूरेस कोलंबिया एंडीज में है। फिर मोना लोआ हवाई द्वीप पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ हवाई द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर टकाना ये कहाँ है? ग्वाटेमाला में है। सियारा माद्रे ग्वाटेमाला में है। फिर माउंट एरेबस रॉस अंटार्कटिका में है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है। माउंट कैमरोन अफ्रीका में है। फिर इंडोनेशिया में है एक रिंदजानी और पिको डिडियो स्पेन में है। फिर सेमेरू जावा द्वीप पे इंडोनेशिया में है। नीरागोगा ये जायरे में है। फिर माउंट एटना इटली में, सिसिली द्वीप पे इटली में है। फिर लेसन पीक ये कैलिफोर्निया में, लेसन पीक कास के श्रेणी में है। फिर माउंट लेमिंगटन पपुआ न्यू गिनी में, माउंट लेमिंगटन पपुआ न्यू गिनी में है। हैकल आइसलैंड में, हैकल आइसलैंड में। इस्तांबुली सुना है तो इस्तांबुली जो भूमध्य सागर में आइसलैंड में है, इस्तांबुली। तो इस तरह से ज्वालामुखी थे प्रमुख ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ जो भूमि पे आकृति बनाते हैं ज्वालामुखी, तो भू आकृति बाह्य और आंतरिक दो भागों में होती हैं। जो बाह्य रूप में दिखती हैं आंतरिक। तो बाह्य भू आकृति, तो बाह्य भू स्थलाकृतियाँ निम्न हैं।
इसमें ज्वालामुखी शंकु है। तो इस तरह शंकु होता है। ये ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली पहली आकृति है। उद्गार से निकलने वाला पदार्थ के जमाव से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु में अम्लीय लावा शंकु, ऐसे शंकु तेज ढाल वाले होते हैं। अम्लीय वाले होते हैं तो तेज ढाल वाले होते हैं। ये कम जगह घेरते हैं, शीघ्रता से नष्ट नहीं होते हैं और अधिक गाढ़ा और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण शीघ्र ठंडा हो जाता है। स्टाम्बोली शंकु इसका उदाहरण है। तो ये गाढ़ा अधिक होता है, इसीलिए ठंडा भी अधिक जल्दी हो जाता है। फिर क्षारीय लावा शंकु। तो क्षारीय जब लावा से सिलिका की मात्रा कम होती है, जब क्षारीय वाला क्या होता है, सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। बेसाल्ट की मात्रा अधिक होने से लावा पतला होता है। क्षारीय लावा शंकु का निर्माण हवाई द्वीप और मोनोलोआ शंकु इसका उदाहरण है। फिर मिश्र शंकु, जब अधिकांश शंकु इसी तरह के होते हैं कि इसका निर्माण परतों के जमाव से होता है, परतें जम के होता है, तो मिश्र शंकु। इसके कारण इन्हें परतदार शंकु कहते हैं। इसकी रचना एक परत लावा की तथा दूसरी परत राख की, एक लावा की परत होती है, दूसरी राख की होती है। पंख व ठोस शिलाखंड एवं चूने आदि की होती है। ये शंकु सबसे ऊंचे होते हैं। उदाहरण के लिए सस्ता, रेनियर हुंड, यूएसए मेन, फिलीपींस, फ्यूजियामा जापान आदि इसके उदाहरण हैं। राख या सिंडर शंकु, तो निकास के बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए। तो हवा में उड़ा हुआ जो लावा है वो ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। देखने में राख के समान होता है। इस प्रकार विस्फोटी ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख फिर अंगार से बनने वाली शंक्वाकार आकृति राख अथवा सिंडर शंकु कहते हैं। ये अपनी रचना में पूर्णतः शंकु होते हैं, परंतु इनकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं होती। इनके किनारे अवतल होते हैं। हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। फिर परजीवी शंकु, ऐसे शंकु जो मुख्य शंकु से निर्मित होते हैं, यानी एक मुख्य शंकु होता है जिस साइड से और यहाँ ये दूसरे निकल आए, तो मुख्य शंकु से निर्मित होता है। कई बार ज्वालामुखी शंकु अत्यधिक विस्तार हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी की मुख्य नली में कई शाखाएं निकल जाती हैं और इन छोटे छोटे नवीन शंकुओं का निर्माण हो जाता है। तो जो परजीवी है। फिर क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी शंकु शीघ्र एक विस्तृत क्रेटर होता है। जब ज्वालामुखी का जो शंकु होता है उसका जो शीर्ष भाग यानी ऊपर वाला भाग होता है वो क्रेटर होता है, जिसका आकार कीप के जैसा होता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है और झील का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। सुमात्रा के तोवा झील विश्व की विशालतम क्रेटर झील में से एक है। इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें भी ओरेगन की क्रेटर झील, आइसलैंड जो है उसमें ओस्क जायडन अन्य प्रसिद्ध क्रेटर झील है। फिर महाराष्ट्र में सोनार झील इसी प्रकार से बनी हुई है। फिर कॉल्डेरा क्या है, तो कॉल्डेरा स्पेनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कहाड़ा होता है, यानी तीव्र विस्फोट से शंकु पर ऊपरी भाग उड़ जाने से क्रेटर के धंस जाने से कॉल्डेरा का विकास होता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा जापान का माउंट एसो है, जिसकी परिधि 112 किलोमीटर तक की चौड़ाई और 27 किलोमीटर तक की है। अब ज्वालामुखी प्लग क्या है, तो ज्वालामुखी प्लग का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में लावा भर जाने और ज्वालामुखी शंकु के अपर्दन के बाद यह डॉट स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ज्वालामुखी का जो मुख है वो शंकु है वो उसका अपर्दन हो जाता है और उसके जो छिद्र होते हैं उसमें लावा भी भर जाता है, तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के प्लग हवाई द्वीप में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। कभी कभी तो इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहते हैं। ज्वालामुखी ग्रीवा का व्यास 300 से 600 मीटर तक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यामिंग राज्य में
तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो उसके वायमिंग राज्य में डेविल टावर इसका सबसे उत्तम उदाहरण। फिर लावा का पठार। तो जब ज्वालामुखी उद्गार दरारी उद्गार वाला होता है तो इसे बेसाल्टिक लावा दरार द्वारा बाहर निकाल कर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस तरह का जमाव जब नीचे भागों में होता है तो लावा मैदान ऊंचे भाग पर होता है, तो लावा पठार का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारत में दक्कन का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन राज्य लावा का पठार, इसके अतिरिक्त जापान और आइसलैंड में लावा के मैदान हैं। आंतरिक आकृतियाँ। लावा जब ज्वालामुखी आता है तो उसके कारण अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जब किसी कारण से ज्वालामुखी लावा धरातल पर नहीं आ पाता और भूगर्भ में ठंडा होकर जमा हो जाता है तो इससे बनने वाली भू आकृतियों को आंतरिक भू आकृति कहते हैं। ये आकृतियाँ निम्न प्रकार की होती है, जैसे बैथोलिथ। जब लावा धरातल के नीचे गुंबदाकार भांति जमा हो जाता है उसे बैथोलिथ कहते हैं। इसका जमाव काफी गहराई में होता है। इसका अधिकांश भाग ग्रेनाइट शैलों का बना होता है। बैथोलिथ किसी प्रकार की चट्टानों के बन सकता है, तो चट्टानों के बीच में ही बन सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया प्रदेश का कैस्टोरेज है, तो ये गुंबदाकार रूप में बन जाता है। फिर है लेकोलिथ। जब परतदार चट्टानों के मध्य लावा उत्तल आकृति में जमा हो जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। तो लेकोलिथ इस तरह की आकृति बनता है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका के उटाहो राज्य में हेनरी पर्वत तथा कैलोराडो पठार में अधिक पाया जाता है। तो ये लेको वो है। अब फैकोलिथ एक लहर के समान आकृति होती है। फैकोलिथ क्या है? लहर के समान आकृति होती है, फेंक दिया हो जैसे लहर के समान। इसका निर्माण मोड़दार पर्वत की अपनति और अभिनति में लावा का जमा हो जाने से होता है। तो मोड़दार जो पर्वत होते हैं उसमें अपनति इस तरह और अभिनति ऐसे, इसमें लावा के जमा हो जाने से इस तरह होता है। अब है लेपोलिथ। जब मैग्मा धरातल के नीचे तस्तरी इस तरह से चांद की तस्तरी नुमा आकार में छिछले बेसिन में जमा हो जाता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। उदाहरण दक्षिण अफ्रीका ट्रांस वाला पठार प्रांत का बारह बेल्ड लेपोलिथ है। अब है बिस्मेलिथ। जब मैग्मा का जमाव बड़े पैमाने पर चट्टान के मध्य बेलनाकार रूप में हो जाता है तो इसे बिस्मेलिथ कहते हैं। तो चट्टान के मध्य में बेलनाकार रूप में इस तरह से हो जाता है। सिल क्या है? तो जब मैग्मा परत या रूपांतरित सेल के मध्य मौलिक चट्टानों के समानांतर क्षैतिज रूप में जमा होता है तो इसे सिल कहते हैं। जब मैग्मा पतली परत के रूप में जमा हो जाता है तो इसे सीट कहते हैं। परत के रूप में सिल जमा हो जाता है। डाइक। जब मैग्मा सिल के विपरीत चट्टानों के मध्य लंबवत रूप में इस तरह जमा होता है तो इससे यह कठोर हो जाता है। इसे अपरदन का प्रभाव इस पर कम पड़ता है तो डाइक कहते हैं उसे। अब है गीजर। ये गर्म जल के स्रोत हैं। इसमें समय समय पर आवश्यक अवकाश के बाद गर्म जल वाष्प या फुहारे की तरह निकल रहा है। इसे गेसर या मुख्य भूमि जल भंडारण से जुड़ा होता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में गैस मिलते हैं। तो ये कहाँ नहीं मिलते? अफ्रीका में नहीं मिलते और दक्षिण अमेरिका में। तो ज्वालामुखी विश्व वितरण मूल रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के पास स्थित होते हैं। ज्वालामुखी असमान रूप से विस्तार है ज्वालामुखियों का। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
तो परिप्रशांत पेटी है, यानी विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे विस्तृत इस पेटी को विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र होते हैं, यानी यहाँ ज्वालामुखी प्लेटें क्या है, पास पास आ रही होती है, अभिसरण क्षेत्र, जिसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट एरेबन से लेकर, तो अंटार्कटिका होती है जहाँ बर्फ के नीचे दक्षिण में, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट एरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। इन प्रशांत महासागर में अग्नि श्रृंखला भी कहते हैं। इस पेटी का विस्तार पूर्वी तट और दक्षिण अमेरिका के आंतरिक हॉर्न से लेकर उत्तरी अमेरिका में अलास्का तक, पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया में जो एशिया है, तो एशिया के पूर्वी तट के साथ है। यहाँ पर पेटी जो है क्यूबो द्वीप, तो क्यूबो द्वीप समूह जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। तो वहाँ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यहाँ क्यूबो द्वीप, जापान, फिलीपींस, यहाँ तक पूरे तरह से फैली हुई है। तो अन्य प्रमुख ज्वालामुखी की स्थिति कहाँ कौन से हैं, तो माउंट रेंजल कनाडा में है, लॉकी आइसलैंड में है, कटाई अलास्का में है, देवबंद ईरान में, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, एलबुर्ज जॉर्जिया ईरान में है, माउंट सस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरह से बहुत सारे हैं, मेन ये पीले वाले हैं जो हाईलाइट हैं। चिम्माराजो इक्वेडोर, किलिमंजारो तंजानिया में है, फ्यूजियामा जापान में, माउंट कीनिया में है, मेन फिलीपींस, माउंट पिन्नुटुबू फिलीपींस, माउंट उनजैन जापान। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस क्षेत्र में यूरेशिया अफ्रीकन इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। तो यूरोप की प्लेट है, अफ्रीका की प्लेट है और इंडिया की प्लेट है। तो इनके जहाँ ये प्लेटें आपस में मिलती हैं वहाँ हैं 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा अटलांटिक महासागर में होती है, हुई पश्चिम द्वीप समूह तक जाती है, तो अटलांटिक महासागर में है और महासागर से होती है पश्चिम में द्वीप समूहों तक फैली है। और दूसरी स्पेन इटली से होते हुए हिमालय की ओर आगे बढ़ती है। तो स्पेन में जाती है, इटली जाती है और फिर इस साइड जाती है, हिमालय की ओर जाती है। दक्षिण में प्रशांत महासागर पेटी से मिल जाती है। तो जो हिमालय वाली है वो दक्षिण में आगे हिंद महासागर प्लेट प्रशांत महासागर की तरफ चली जाती है। हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं, तो हिमालय में ज्वालामुखी नहीं होती है क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का क्षेपण उस अनुपात में नहीं है जिससे अनुपात में ज्वालामुखी क्रिया के लिए होना चाहिए। तो हिमालय में उस तरह का क्षेपण नहीं है क्योंकि 2 सागरीय प्लेटें नहीं बल्कि महाद्वीपीय प्लेटें मिल रही वहाँ। फिर मध्य अटलांटिक पेटी, तो इस क्षेत्र में रचनात्मक प्लेटों के किनारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। रचनात्मक प्लेटें मतलब तो प्लेटें जब दूर दूर एक दूसरे से जाएंगी तो बीच से लावा निकलेगा, भूकंप ज्वालामुखी और नया विस्तार करेगा, यहाँ नई स्थल बनाएगा, जिससे अपसरण में भ्रंश घाटी और कटकों का निर्माण होता है। तो अभी अपसरण हो रहा है, चट्टानें दूर दूर जा रही हैं, तो अभी अपसरण हो रहा है और यहाँ भूपर्वटी का निर्माण होगा नई। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी जैसे आइसलैंड का होकाला लॉकी ज्वालामुखी, तो आइसलैंड है इसका होकाला और जो लॉकी ज्वालामुखी है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी है वह चट्टान में रॉक्स, चट्टान को रॉक्स कहते हैं, तो चट्टान के निर्माण की क्रिया है। तो पढ़ते हैं इसे। तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ चाहे ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हों या चीका या रेत की भांति कोमल प्रवेश हों। तो चट्टानें पृथ्वी क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ चाहे ग्रेनाइट बलुआ पत्थर की भांति कठोर हों या रेत की भांति कोमल प्रवेश वाली जहाँ प्रवेश कर सकते हैं तो उस वाली चट्टान से बने हों। चट्टान या सेल कहते हैं। इनकी रचना भिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से होती है। तो इनकी रचना है बहुत सारे खनिज हैं उनके मिश्रण से बनी होती है। इस प्रकार के प्रत्येक
एक चट्टान की संरचना एक से अधिक प्रकार के खनिजों का संयोग, जो चट्टान बनती है तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं खनिज, तो उनके संयोग से बनती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पृथ्वी के कृष्ण में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का जो कृष्ण है उसमें कृष्ण में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उनके लगभग 98% भाग की संरचना में निम्नलिखित में 8 तत्वों का ही प्रमुख योगदान रहा है। तो 98% भाग की संरचना में 8 तत्व जो संरचना बनाई है पृथ्वी की, तो उसमें 8 तत्व प्रमुख रूप से योगदान है। शेष 2% भाग ही अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो अन्य तत्व कितने हैं? 2% भाग हैं। 98% तत्व में 8 तत्व आते हैं। तो इनका क्रम इस तरह है कि जो रचना निर्माण हुई है उसमें ऑक्सीजन 86% है, सिलिका 27%, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09, कुल मतलब 98.79% क्षेत्र ये 8 तत्वों से बना है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के कृष्ण में यद्यपि 2000 खनिज उपस्थित हैं, तो जो पृथ्वी का जो कृष्ण है ऊपरी परत, उसमें 2000 तक खनिज हैं उपस्थित स्वीकार की जाती है, किंतु इसमें भी मात्र खनिज 6 ही प्रधान रूप से हैं। तो 2000 में से 6 ही खनिज मुख्य हैं। तो खनिजों में उल्लेखनीय कौन से हैं? फेल्सपार है, क्वार्टज है, पायरोक्सिस है, एम्फोविल्स है, अभ्रक है और ओलिवीन है। इन 6 तत्वों के साथ 24 खनिज ऐसे हैं जिन्हें कृष्ण, तो 6 तत्व हैं उनमें से 24 खनिज ऐसे हैं जिनके कृष्ण की अधिकांश चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो 24 तत्व और मतलब 6 तत्वों में से 24 ऐसे हैं जो खनिजों का निर्माण यानी चट्टानों का निर्माण हुआ है इनसे। इन खनिजों को चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा दी गई। तो जो खनिज होते हैं चट्टान निर्माता की संज्ञा दी गई है। चट्टानों के निर्माण में योगदान करने वाले खनिज विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड, जैसे कि ऑक्साइड हो जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्वार्टज, सिलिका में क्या होता है? फेल्सपार, अभ्रक आदि। फिर कार्बोनेट जैसे कैल्साइड या डोलोमाइट आदि हैं, तो उनसे बने होते हैं। चट्टानों के प्रकार, टाइप ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों के प्रकार के आधार, वर्गीकरण, बनावट की प्रकृति के आधार पर चट्टानों के प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान है, अवसादी है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। तो सामान्य आधार पर चट्टानों के प्रकार, रवेदार चट्टान जैसे आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फिर ढेर युक्त चट्टान जैसे अवसादी चट्टान। फिर आग्नेय चट्टान कैसे हैं? तो आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। तो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय शब्द यानी इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस है, जिसका अर्थ आग है। आग्नेय शैलों की संरचना धरातल के नीचे स्थित तप्त मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप ठोस हो जाने से हुई है। तो तरल मैग्मा जब ठोस हो जाता है तो उसे इन शैलों को इनमें लोहा और मैग्नीज युक्त सिलिका खनिजों की अधिकता होती है। तो लोहा, मैग्नीज और सिलिका ये तत्व पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों से ही लगभग संपूर्ण भूपृष्ठ की उत्पत्ति हुई, भूमि पूरी उसी से बनी है। फिर रूपांतरित और अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी से संबंधित हैं। तो जो रूपांतरित अवसादी बाद में बनी है, तो आग्नेय चट्टानों के रूप बाद में उन्हीं से बनी है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला गैसीय अंश वायुमंडल में विलीन हो जाता है। इसे गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। जब उसमें गैस नहीं होती है तो गैस रहित जो मैग्मा होते हैं लावा कहते हैं। लावा की धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आग्नेय शैलों को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ये कठोर चट्टानें हैं जो रवेदार, दानेदार भी होती हैं। तो आग्नेय शैल हैं तो वो रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं। तो आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों में परत हैं जो परतों का पूर्णतः अभाव होता है। आग्नेय चट्टानें परतें नहीं होती, यानी
अप्रवेशता अधिक होने के कारण इन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय बहुत ही कम ही प्रभाव पड़ता है, यानी रासायनिक अपक्षय नहीं होता अग्नि का, लेकिन यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन या नियोजन प्रारंभ होता है। तो यांत्रिक या भौतिक अपक्षय होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो जीवाश्म भी नहीं होते। इसका अधिकतर विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में होता है। अग्निशैल के प्रकार हैं। तो अग्निशैल निम्नलिखित आधार पर विभाजित किए जाते हैं। तो उत्पत्ति क्रिया के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक अग्निशैल, इसका निर्माण धरातल के नीचे थोड़ी गहराई में मैग्मा ठोस रूप धारण करने से डोलोमाइट इस प्रकार की चट्टानें का उदाहरण है। तो आंतरिक अग्निशैल, तो आंतरिक अग्निशैल के दो सामान्य प्रकार हैं, पतली अग्निशैल और अधिवितलीय अग्निशैल। तो पतली अग्निशैल और अधिवितलीय अग्निशैल। धरातल के नीचे अधिक गहराई पर मैग्मा के ठोस बनने और अधिक समय, मतलब जब अधिक धरातल के नीचे है तो गहराई पर मैग्मा को ठोस बनने में अधिक समय लगता है और रवे का आकार बड़ा होता है, यानी बड़ी साइज का बनता है। ऐसी सेलों को पतली अग्नि यानी प्लूटोनिक सेल कहते हैं। ग्रेनाइट पतली अग्नि सेल का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत के ढक्कन पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान, हिमालय के कुछ भागों में भिन्न रंगों जैसे भूरा, लाल, गुलाबी, सफ़ेद ग्रेनाइट मिलते हैं। तो छोटा नागपुर, ढक्कन हिमालय क्षेत्र है, तो भूरा है, लाल है, गुलाबी, सफ़ेद ग्रेनाइट मिलते हैं। ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण या सड़कों के निर्माण में किया जाता है। अब बाह्य अग्नि है, तो इसे ज्वालामुखी सेल कहते हैं, और क्योंकि इसका निर्माण तरल मैग्मा के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के कारण होता है। इनसे जब तरल मैग्मा है वो सतह पर आ जाता है तो सतह पर पहुंचने के कारण होता है। इस प्रकार की सेलों में बहुत छोटे आकार के रवे होते हैं, तो जब सतह पहुंचता है तो छोटे आकार के रवे हो जाते हैं। ये सेलें देखने में महीन कण वाली होती हैं। जब इन कणों पर इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पहचाना ना जा सके तो कांच जैसे दिखते हैं, तो इसे बेसाल्ट महीन कणों वाले बहिर्भेदी या बाह्य अग्निशैल उत्तम उदाहरण है। तो इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के क्षरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे रेगुर कहते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है इससे। इस मृदा के क्षेत्र को प्रायद्वीपीय टैप कहा जाता है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती हैं। फिर बाह्य अग्निशैल के दो प्रकार में विस्फोट प्रकार और शांत प्रकार से निर्मित है। वह रासायनिक संरचना के आधार पर, तो अम्ल प्रधान अग्निशैल, रासायनिक संरचना में जिन सेलों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उन्हें अम्ल प्रधान अग्निशैल कहते हैं। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण सेलों का रंग हल्का होता है। और सिलिका की मात्रा कितनी होती है, तो 45 से 85% तक सिलिका तक होती है। इसका औसत घनत्व कितना, तो 2.75 से 2.8 होता है। कार्टज और सफ़ेद पीले रंग के फेल्सपार कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद और पीले रंग के फेल्सपार कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है। कड़ी होने के कारण इससे अपरदन कम होता है। तो ये कठोर होती हैं थोड़ी, तो अपरदन कम होता है। ग्रेनाइट इस प्रकार की सेलें प्रमुख उदाहरण है। तो ग्रेनाइट इसी अग्निशैल है, अम्ल अग्निशैल है ग्रेनाइट। क्षार या आधारी अग्निशैल, जिन सेलों में सिलिका की मात्रा कम होती है उन्हें क्षारीय आधारी अग्निशैल कहते हैं। इनमें सिलिका की मात्रा 45 से 50% होती है। तो क्षारीय है तो इनमें 45 से 50% तक होती है इनकी मात्रा, सिलिका की मात्रा। और तथा इसका रासायनिक घनत्व 2.8 से 3.0 होता है। ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऑक्साइड की मात्रा इनमें क्षारीय में अधिक होती है। अधिक सघन और देखने में अत्यधिक गहरे रंग के होते हैं, तो अधिक सघन होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। इनमें फेरो मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसाल्ट, ग्रेवो या डोलोमाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पतली अग्निशैल,
तो पतली अग्निशैल है, इसका निर्माण भूगर्भ में अधिक गहराई में होता है। धीरे धीरे मैग्मा के शीतल होने के कारण इसमें क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट है। तो धीरे धीरे जब मैग्मा होता है तो मैग्मा के शीतल हो जाने के कारण इसमें क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं। तो पतली मैग्मा ग्रेनाइट है। फिर अधिवितलीय अग्निशैल, इस प्रकार की शैलों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के मार्ग में पड़ने वाली दरारों, छिद्रों, नलियों में होता है, जाकर जमा कर ठोस हो जाता है। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, किंतु अपरदन के कारण कभी कभी ये ऊपर आ जाते हैं। तो अधिवितलीय अग्निशैल है। फिर है ये शैलें जो हैं धरातल के नीचे निम्न रूप में पाई जाती हैं। तो वही उसके प्रकार हैं। बैथोलिथ, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार क्रिया होती है और धरातल नीचे काफी बड़े क्षेत्र में गुंबदाकार रूप में लावा जमा हो जाता है, तो इस प्रकार उसे बैथोलिथ कह देंगे। तो अपरदन के कारण ऊपरी सतह तो दृष्टिगोचर होती है, किंतु आधार कभी नहीं दिखाई देता। इस कभी किसी भी चट्टान में बन सकता है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 48 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। तो अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ जो है वो 48 से 80 किलोमीटर चौड़ा है और 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी बड़ा है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना है। लेकोलिथ विशेष रूप से परतदार चट्टानों के बीच, तो परतदार जो चट्टानों उनके बीच गुंबदाकार रूप में उत्तर ढाल की आकृति में बना होता है। फेकोलिथ, तो ये ज्वालामुखी उद्गार के समय बलित पर्वतों की अवनति के सहारे जमाव से लहरदार रूप में बनता है। लेपोलिथ, यह धरातल के नीचे अवतल आकृति छिछली बेसिन में बनता है। फिर सिल, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा कायांतित रूप में अवसादी चट्टान की परतों में प्रवेश करता है, तो यहाँ परतों में प्रवेश कर जाता है और शीतल हो जाता है, तब उस आकृति को सिल कहते हैं। इसके जमाव से मोटाई काफी अधिक होती है। इसके विपरीत पतली सिल को सीट कहते हैं। फिर डाइक, तो डाइक क्या है? तो डाइक सिल या सीट के विपरीत लंबवत आकृति में पतले रूप में मिलने वाला लावा का जमा हो। यह कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर या मोटी होती है और समीपवर्ती शैलों की अपेक्षा इस पर अपरदन का प्रभाव कम पड़ता है और इसी कारण कभी कभी ये धरातल के ऊपर प्रकट हो जाती है। तो डाइक है ये। अब है मैग्मा के रसायन भेदन के आधार पर। तो मैग्मा के रासायनिक भेद के आधार पर अग्निशैल दो प्रकार की है, मैफिक और फैसिक। अग्निशैलों के आकार का संबंध शैलों में उपस्थित खनिज क्रिस्टलों के गठन, यानी क्रिस्टल किस तरह से गठित हुए हैं, और शैलों का आकार, संबंध आदि और खनिज के प्रतिरूप से होता है। अग्निशैलों में खनिज क्रिस्टलों का आकार बहुत हद तक मैग्मा के, तो क्रिस्टल का आकार किससे निर्धारित होगा? तो मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। मैग्मा शीघ्र ठंडा होने पर छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे तथा धीरे धीरे ठंडा होने पर बड़े क्रिस्टल बनते हैं। अति शीघ्र ठंडा होने पर कांच की या ग्लास की उत्पत्ति होती है, तो प्राकृतिक कांच बनता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे हो गया तो इस प्रकार के ग्लास या क्रिस्टल विहीन होते हैं। तो भूपटल के निर्माण में आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का योगदान 95% है। शेष 5% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है। तो जो अग्निशैल हैं, तो रूपांतरित चट्टानों का योगदान भूपटल के निर्माण में आग्नेय एवं रूपांतरित जो हो गई हैं 95% है और शेष 5% अवसादी है। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या हैं?
तो अग्नि चट्टान की विशेषताएं कि रवेदार होती हैं, इनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है, परतें नहीं होती हैं अग्नि में, फिर रंध्र न होने के कारण जल प्रवेश नहीं कर सकता और अपरदन की क्रिया कम होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, खनिज तत्व की प्रधानता होती है, चुंबकीय लौह निकल तांबा सीसा जस्ता मैग्नीज टिन क्वार्ट्ज ग्रेनाइट खनिज इनमें मिलते हैं। तो खनिज के संपन्न होती हैं ये। और अग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट ये होती हैं। फेल्साइट, पिच स्टोन और परलाइट आदि हैं। परतदार और अवसादी शैलें, तो परतदार हैं जो शैलें और जो अवसादी शैलें हैं। अवक्षय या अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक संरचना के विघटन। तो अवसादी शैलें जो होती हैं, तो अवक्षय जब होता है चट्टानों का, अवक्षय हो जाता है या अपरदन हो जाता है, तो चट्टानों के विघटन के से जो चूर्ण बनता है, चट्टानों के चूर्ण के परिवहन, तो चट्टान का चूर्ण परिवहन करके एक दूसरी जगह जमा के फलस्वरूप अवसादों से निर्मित शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। इनकी रचना परतों के रूप में होने के कारण परतदार चट्टानी शैल कहते हैं। तो अवसादी शैल हैं वो परतदार होती हैं। इनका निर्माण जल स्थल दोनों भागों में होता है। इसके निर्माण में चट्टानी चूर्ण के साथ जीव अवशेषों, वनस्पति का भी योगदान होता है। जीव अवशेषों की उपस्थिति से चट्टान विशेष के समय का भी आसानी से पता लगाया जाता है। इनके समय का पता लग जाता है चट्टानों में। संपूर्ण भूपृष्ठ भाग में 75% भाग अवसादी शैलों का विस्तार पाया जाता है। भूपृष्ठ की बनावट में 5% योगदान है। तो बनावट में योगदान 5% है, लेकिन 75% तक ये पाई जाती हैं। यह शैलें रवे तो नहीं होते, तो ये शैलें हैं जो रवेदार तो नहीं होती, किंतु इनकी परतें पाई जाती हैं। इनमें संधियाँ, जोड़ें होती हैं, संधि भी होती हैं, जड़ें भी होते हैं। कोमल स्वभाव वाली शैलें हैं। इनके अपरदन की क्रिया प्रभावशाली होती है, यानी अपरदन बहुत अच्छे से हो सकता है इनका और प्रभाव पड़ता है उनका अपरदन पर। फिर अवसादी शैलों का वर्गीकरण निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण होता है कि निर्माण में किन पदार्थों ने भाग लिया, उनके आधार पर ये। तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा चट्टानी चूर्ण से निर्मित, जैसे कि बालू का पत्थर, फिर है सो जल से निर्मित बालू का पत्थर, फिर गोलाश्म, चीका मिट्टी, सैल और लोएस सैल होता है, सैल, लोएस, चीका मिट्टी, गोलाश्म, जल से संबंधित बालू का पत्थर और बालू का पत्थर, तो इन सबसे ये निर्मित होती हैं। जैविक तत्वों से निर्मित, तो चूना पत्थर जैविक पदार्थ कौन से, तो चूना होता है, कोयला होता है और पीट होता है। रासायनिक तत्व खड़िया मिट्टी, सिल खड़िया या जिप्सम, फिर नमक की चट्टानें। फिर निर्माण में भाग लेने वाले संसाधनों के अनुसार वर्गीकरण, तो निर्माण में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें सागर से निर्मित तलछट, फिर झील से निर्मित तलछट, फिर नदी से निर्मित सैल। तो झील से जो तलछट निर्मित होता है, नदी से निर्मित होता है, सागरों से निर्मित तलछट है, उनसे ये निर्माण होता है। फिर है वायु द्वारा निर्मित शैलें, जैसे लोएस है, हिमानी द्वारा निर्मित शैलें मोरैन है। तो इस तरह से वायु से लोएस निर्माण होते हैं, ये इस तरह से बन जाते हैं, और हिमानी से मोरैन बन जाते हैं। फिर अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं, तो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हैं कि इन चट्टानों में परत या स्पष्ट होती हैं, परतें क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से मिलती हैं, समतल रूप में जमे होते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में कोयला, संगमरमर, नमक, पोटेशियम आदि खनिज पाए जाते हैं। ये चट्टानें विकसित मुलायम छिद्रयुक्त होती हैं। इन चट्टानों में जल, पवन, हिम, जीव जंतु रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। फिर रूपांतरित या कायांतरित शैल, तो अवसादी और अग्नेय शैलों में ताप दाब के परिवर्तन होता है। जब ताप दाब लगता है तो परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो जाने से रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान मौलिक चट्टानों के संगठन स्वरूप में परिवर्तन, यानी मौलिक चट्टान है, चट्टान का मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, इनकी रचना भी कठिन हो जाती है
अग्नेय और अवसादी चट्टानों के अतिरिक्त कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। अति रूपांतरण और घोलीकरण कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टानें और ज़्यादा रूपांतरित हो जाती हैं। तो रूपांतरण के प्रकार तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, जल के कारण रूपांतरण, फिर ताप और जलीय दोनों में रूपांतरण होता है। चट्टानों का रूपांतरण का क्रम क्या है? तो पहले गोलाश्म है, कांग्लोमेरेट शिस्ट, फिर बालू, तो बालू का पत्थर, और क्वार्टेजाइट मतलब फिर कांप, सेल, फलाइट, शिस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, फिर संगमरमर बन जाती है, फिर ग्रेनाइट से नीस बन जाती है। अग्नेय सेलों के रूपांतरण से बने सेल, तो अग्नेय सेल जब रूपांतरित हो रही होती तो उनसे ग्रेनाइट से नीस बन जाता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट बन जाता है। तो इनसे बन जाता है इस तरह। रूपांतरित चट्टानों द्वारा पुनः रूपांतरण से बनी सेल, यानी रूपांतरित जो सेलें थी पुनः रूपांतरित हो गई। तो स्लेट था, इससे फाइलाइट बन जाता है, फाइलाइट से शिस्ट बन जाता है। तो स्लेट से फाइलाइट, फिर फाइलाइट से शिस्ट, फिर ग्रेवो से स्पेंटाइन, फिर कांग्लोमेरेट से क्वार्टेजाइड। अब कायांतित चट्टान की विशेषताएं, जो रूपांतरित या कायांतित होती हैं उनकी विशेषता क्या है? तो इन चट्टानों में गुण, रंग, खनिज संरचना और रवे एक नए सिरे से निर्धारित होते हैं। रंग, गुण और खनिज। इन चट्टानों में कठोरता, दृढ़ता सर्वाधिक होती है। तो इन जो चट्टानें होती हैं इनमें कठोरता और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इन चट्टानों में सामान्यतः जीवाश्मों का अभाव होता है। इन चट्टानों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टेजाइट आदि पाए जाते हैं। चट्टानी क्रम। फिर चट्टानी का चक्र किस तरह था? तो भूपर्पटी में मिलने वाले पदार्थ नष्ट नहीं होते अपितु रूप परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रकार अपरदन के कारण अग्नेय व अवसादी सेलें कुछ समय बाद रूपांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अग्नेय जो सेलें होती हैं वो रूपांतरित सेलें में बदल जाती हैं। फिर अवसादी सेलें धरातल पर बनती हैं, किंतु सेलों का रूपांतरण भूपर्पटी के कारण होता है। अवसादी सेलें फिर से गहराई में, तो अवसादी सेल होती है वो गहराई में दफन होकर पिघल कर अग्नेय सेल बन जाती हैं। इस प्रकार एक वर्ग की सेल के विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे वर्ग में बदलने से चट्टानी चक्र चलता है। तो चट्टानों का निर्माण होता है। ये वाला डिवीजन